सखियों सहेलियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सभी श्रोताओं को और सखियों सहेलियों को मेरा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार नमस्कार। हाँ। तुम रेणु चौंक जी, गई कि हाँ रेणु ने कहा। मैंने बिल्कुल। तो हमें मालूम था तुम कहोगी रेणु जी, तो बस इसलिए हमने नाम नहीं लिया। हाँ और नाम लेने की जहां तक बात है, हाँ तो भाई आज हम जिस सखी का नाम लेने वाले हैं या जिस सखी विशेष के बारे में बताने वाले हैं उनका नाम बता देते हैं। मिताली राज। बहुत जाना पहचाना नाम है हमारे साथियों के लिए, और ख़ास तौर से जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया नाम है। बहुत मतलब कहना चाहिए कि सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। लेकिन पसंदगी की बात है तो जाहिर है कि हम बहुत सारे सौंदर्य की भी बातें करते हैं, है ना? सुंदरता की भी बात करते हैं, सौंदर्य निखार की बात करते हैं, और प्रतीक्षा के पलों को देखिए तो पहले सौंदर्य निखार में आज क्या बताएंगे, ये तो बता दो संगीता। सौंदर्य निखार में बहुत सारे लोग होते हैं जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साबुन का इस्तेमाल चेहरे पर नहीं करते हैं। तो कुछ घरेलू फेस वॉश के बारे में बताएंगे। और प्रतीक्षा के पल अगर लंबे हों तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और प्रतीक्षा के पल उनके समाप्त हो जाएंगे जिन्हें इंतजार है चित्रलेखा का। तो आज धारावाहिक चित्रलेखा का जो पठन है उसकी 10वीं कड़ी हम सुनेंगे, है ना जी। और बच्चों के आहार के लिए भी बात करेंगे। हाँ, बच्चों के आहार में खास तौर से हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासु हैं कि किस उम्र के बच्चों के आहार की बात कर रहे हैं। तो भाई हम सामान्य तौर पर बच्चों के खाने पीने में क्या ख्याल रखें, और जब वो खा पी रहे हो तब किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, इस पर बात करेंगे। लेकिन हम स्वागत करते हैं क्रिकेट खिलाड़ी हमारी मिताली राज की। जी जी जी। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रहीं, जो टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला हैं। इनकी माता का नाम लीला राज और पिता धीरज राज हैं। मिताली छोटेपन से ही क्रिकेट में रुचि रखती थी। उन्होंने भरतनाट्यम की भी बाकायदा शिक्षा ली है और कई बार मंच प्रस्तुति भी दी है। मतलब बड़े विलक्षण सी बात है ना। आमतौर पर जैसे नृत्य पसंद होता है वो खेल में रुचि नहीं रखते, हो जो खेलते हैं वो नृत्य में रुचि नहीं करते या संगीत में, लेकिन ये तो दोनों में है बराबर से, तो बड़ी अच्छी बात है। और जाहिर है कि माता पिता ने क्रिकेट खेलने में और इस खेल में आगे बढ़ने में उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित किया, मदद की, जैसे कि ज़रूरत पड़ती है माता पिता की। फिर हैदराबाद में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1999 में आपने पहली बार हिस्सा लिया, और जिसमें उन्होंने नाबाद 114 रन बनाए। 2001-2002 में लखनऊ में इंग्लैंड के विरुद्ध पहला टेस्ट मैच खेला, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में वो बिना कोई रन बनाए आउट हो गई थी। लेकिन जाहिर है कि ये तो बड़ी निराशा वाली बात थी उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की, और इस जो मैच हुआ जो जिसमें कि बिना रन बनाए आउट हो गई थी उसको उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, या उसके लिए कहना चाहिए कि बहुत दुखी नहीं हुई, बल्कि मेहनत किया और पूरे जज्बे के साथ आगे आई और अपनी एक अलग पहचान बनाई, हम सब जानते हैं, है ना? जी। और एक समय तो ऐसा आया कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में आज तक का सर्वाधिक स्कोर भी कहते हैं कि इनके नाम ही है, 214 रन बनाकर उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 2002 में बनाया था, जो महिला क्रिकेट का सर्वाधिक रन रिकॉर्ड भी माना जाता है। 2006 में मिताली राज के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पुनः इंग्लैंड का दौरा किया और इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट से शिकस्त मिली, और 2 मैचों की इस श्रृंखला में जो अपना देश भारत है वो 1-0 से इस श्रृंखला को जीता। और ये मैच बड़ी खास बात यह है कि 1-0 से जो जीता है हिंदुस्तान ने, वो मैच इंग्लैंड की धरती पर हुआ था। क्योंकि अपने देश में जब होता है तो उसका जोश अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं प्रतिभा बढ़ जाती है पूरे देश का, और दर्शकों का जब कहना चाहिए प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छा लगता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर उन्हें हराया, और ऑस्ट्रेलिया की क्रेन बोल्टन का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। महिला विश्व कप 2005 में उन्होंने भारतीय महिला टीम की कप्तानी की। 2010, 2011, 2012 में आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। टेस्ट मैच में 1 दिवसीय में 7 शतक लगने के साथ साथ मिताली राज के नाम और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जी, उन्होंने 12 टेस्ट मैच और 230 वनडे और 89 T20 मैच खेले। क्या बात है! यानी कि देखो, टेस्ट मैच से खेलते खेलते T20 तक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि T20 का जो अलग होता है और टेस्ट मैच बड़ा आराम से लंबा चलता है, उसमें अलग तरह की प्रतिभा चाहिए, और T20 में अलग तरह की। जी। तो टेस्ट मैच में 699, वनडे में 7737 के लगभग, और T20 में 2364 रन बनाए, ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, और टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला
का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। जून 2018 में मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज हैं। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी भी हैं। कितने कीर्तिमान आपके नाम है ना? बहुत सारे। मिताली राज एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से अधिक ICC वनडे इंटरनेशनल विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया है। उन्होंने टेस्ट मैच में 12, एक दिवसीय में 63, T20 में 19 अर्धशतक बनाए हैं। और 8 जून 2022 यानी कुछ ही दिनों पहले ही भारत की ये दिग्गज महिला खिलाड़ी और कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और इनकी उपलब्धियां जो हैं उसके लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। जी जी, तो बड़ी ही खुशनसीब हैं कि दो प्रतिभाएं इनके पास हैं, एक तो भरतनाट्यम नृत्य वाली और एक खेल वाली। देखो ये खुशनसीबी की बात नहीं है, ये तो उन्होंने अपनी बात है, हाँ, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से किया। और जिस तरह से वो आगे बढ़ती जा रही हैं, कितने कीर्तिमान अपने नाम कर लिए हैं, ऐसे ही और भी हमारी बेटियां आगे आएं। हम उन्हें कहते हैं ना कि ढेर सारी शुभकामनाएं देते हो। मिताली राज जी को भी उनके संन्यास के बाद के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। मजेदार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं, हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली।
बड़ा मुश्किल है जब बच्चों को खाना खिलाना हो। हाँ। तो सबको हालत नहीं, जो प्यार है वार भी उस समय नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं चलता, जिद चलती है किसकी? बच्चों की। बच्चों की जिद चलती है, लेकिन हमें तो प्यार से ही खिलाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई जाहिर है कि हाँ। बच्चे जो हैं हाँ। इस समय वो बढ़ रहे होते हैं, उनका जी। शरीर बन रहा होता है। हाँ। तो उन्हें हर तरीके के पोषण की ज़रूरत होती है। जी। और आजकल बड़ी बात ये भी हो गई है कि जब हम क्या होता है, माता पिता की उम्र अलग होती है, घर में अगर दादी बाबा हैं तो उनकी भी जाहिर है कि उम्र अलग है, उनके खान पान का तरीका अलग होता है। तो जाहिर है कि ऐसे में ये सोचना कि क्या किसको दिया जाए, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए आलस नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए जो पौष्टिक है उन्हें देना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो। अब जैसे कि हर लोग चाहते हैं कि वसा हमें कम से कम मिले, कार्बोहाइड्रेट कम मिले, लेकिन बच्चे अभी हैं तो जाहिर है उन्हें पूड़ी भी चाहिए, पराठा भी देना चाहिए, दाल भात है, सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह से खिलाना ही चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से तत्व हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, और उन्हें प्रोटीन तो ख़ास तौर से ज़रूर देना चाहिए। अगर सामान्य तौर पर हम शाकाहारी हैं आप, तो दाल सबसे पहले दे दें और कह दें पीना शुरू कर दो, पतली पतली दाल है उसका पानी पिएंगे तो प्रोटीन उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चों को प्रोटीन, क्योंकि कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है। जैसे हमारा मकान जब बनाते हैं तो ईंटे की ज़रूरत होती है, बस समझिए कि शरीर के लिए वो ईंटे का काम करता है। जी। तो प्रोटीन बहुत आवश्यक है, और बाकी सब तत्व भी चाहिए। हाँ जी जी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बाजारू चीजें होती हैं उन्हें हम खरीद कर, या डिब्बे बंद चीजें होती हैं, हाँ। जिनमें लिखा रहता है कि भाई ये सारी चीजें जो है इसमें अवेलेबल हैं, हाँ। यानी कि आप उसको लीजिए, दूध में घोलिए और फिर पी लीजिए। है ना, तो ये कितना कुछ आसान। हाँ बहुत आसान है। तो लेकिन ये कुछ हद तक ठीक है कि आप इसके साथ और भी अलग अलग चीजें अगर बच्चों को बना कर दें तो बहुत अच्छा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ध्यान है कहीं और भूख पर भी जो है ध्यान कम जा पाता है। यानी कि अगर व्यस्तता देखी जाए रेणु जी, तो व्यस्त तो इंसान रहता ही रहता है, लेकिन उस दरमियान कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे जिद कर रहे हैं कि भाई, या फिर अपनी ही भाषा में या धीरे से प्यार से जैसा भी हो, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई माँ तो व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इशारों से, अपनी बातों से, या कभी पल्लू खींच कर, कभी कुछ है बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ। देखिए भूख लगी है, लेकिन माता जी जो है वो व्यस्त होती हैं दूसरे कामों में, उतना ध्यान नहीं दे पाती। तो इस बात की तरफ तो ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बच्चे की जो भूख है उसका एक समय होता है, तो उस वक्त पर ही उनके लिए तैयारियां कर ली जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे तुमने कहा ना संगीता कि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो भाई ये भी काम है, हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो जब आप ये समझिए कि बच्चा जरा सा बीमार पड़ जाएगा या कुछ भी उसको तकलीफ हो जाएगी, तो क्या जो बाकी काम आप कर रही हैं, जिसके लिए उसको छोड़ रही हैं, खाना नहीं दे रहे हैं या समय का ख्याल नहीं रख रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अक्सर हम समय हाँ नजरअंदाज कर जाते हैं। तो उस बात का ख्याल रखें, एक समय निश्चित कर लें, उससे बहुत सारे जो पाचन संबंधी उसकी जो बातें हैं वो सही रहती हैं। और जाहिर है कि जब पाचन सही होता है तो बाकी शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो समय जो निर्धारित कर लें पहले तो, और उसकी दिनचर्या बनाएं और उसके हिसाब से उसे भोजन दें। और भोजन के संग संग सिर्फ भोजन में अगर हम समझ रहे हैं तो आप ये मत समझिए कह रहे हैं तो कि सिर्फ जो दाल भात रोटी सब्जी है, जूस है, सब्जी है, और जो फलों का रस है, जो भी देना है वो सब निर्धारित कर लें। छाछ देना है, कब देना है, फल का रस सुबह दें, फल खिलाएं सुबह के समय पे उसको, दोपहर के समय में छाछ खाने के संग दें उसको, फिर रात के समय गर्म दूध दे सकते हैं सोते समय, और बच्चों को अगर जैसी पसंद है उस तरीके की चीज़ें भी दें। हाँ। तो खाने में हर चीज़ का ख्याल रखें, जैसे दाल का पानी है, दलिया है, फलों का रस है, दूध, दही। और बच्चों को संगीता ऐसा करना चाहिए कि शुरू से जो चीज़ हम खिलाते हैं तो बच्चों की ताउम्र वो आदत पड़ जाती है। अगर हम खिलाएंगे ही नहीं तो उन्हें आदत ही नहीं रहेगी। तो दूध, दही, खीर, ऐसा नहीं कि हम दही छू नहीं रहे हैं, हम भले ही नहीं खा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे परिवार में कुछ चीज़ें नहीं पसंद की जाती हैं, लेकिन बच्चों में वो संस्कार डालें कि वो सब कुछ खाएं। जी, और वो तो तभी हो सकता है जब हम उन्हें बना कर देंगे। हाँ। और जब भोजन बनाए तो
ताज़ा ही बनाए तो हाँ, ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन झटपट बन जाता है, थोड़ा सा तो रहता है बच्चों का जी। खाना, तो वो उनके हिसाब से अगर बनाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात और है। इस बात को भी अगर थोड़ा सा देख लें कि भाई क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो जो चीज़ें पसंद है और जो चीज़ें ना पसंद है, तो पसंद वाली तो वो खा लेंगे, लेकिन ना पसंद वाली चीज़ें हैं वही ध्यान देने लायक हैं। तो बिल्कुल। उन्हें किस तरह से खिलाना है, या तो उन्हें आप पराठे में जो सब्जियां हैं वो भरकर एक एक कौर बनाकर खिला सकते जी। हैं, या फिर कोई फल ऐसा है जो नहीं खाते हैं तो उनके जूस को आप बनाकर दे सकते हैं। या फिर बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं रेणु जी जो दूध ही नहीं पीते हैं, बिल्कुल। तो उन्हें किस तरह से दूध दिया जाए, ये भी बड़ी एक समस्या होती है। समस्या होती है, लेकिन संगीता उसमें एक तो और भी चीजें हैं, केवल दूध पर ही आप फोकस ना करें, परेशान ना हो। जी। क्या होता है, हम हर वक्त यही दुखी रहते हैं, अरे दूध नहीं पीता। दूध के जो और उत्पाद हैं, जैसे कि दही है, छाछ है, पनीर है, या खीर बना दें, तो ये भी चीजें जो हैं अगर वो ले रहा है तो आप खुश रहिए और उसको देते रहिए। हो सकता है कि उसको दूध से बनी हुई जमी हुई आइसक्रीम घर की बनाए, लेकिन बाहर की नहीं, है ना, वो भी दूध के ही रूप में पूरा पोषण देगी। उसके संग संग दूध, मेवे वाला दूध बना सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि कैसे कैसे आप दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है संगीता, बच्चों के लिए खास तौर से, अरे ये नहीं खाता, अरे वो नहीं खाता, अरे ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। हम उसकी बहुत व्याख्या करते हैं। क्या खाता है, अगर हम उसको देखें, उस पर निगाह दौड़ाएंगे, तो जो उसकी पहले लिस्ट बना लें और उसमें और हम कह सकते हैं ना कि विभिन्नता ला सकते हैं, उसमें बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। तो जाहिर है कि उसके लिए सब चीज मिल जाएगी। जी जी, है ना? तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। समय निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकाल लो भाई, माताएं बहुत व्यस्त है ना, तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी। और भूख जो होती है बच्चों को, देखिए कई बच्चों को महसूस भी नहीं होती है। अगर आपने कोई इस तरह के गैजेट उनको दे दिए, जैसे मोबाइल दे दिया, कई बार देखा गया कि मोबाइल दे दिया, बच्चे उसमें खेल रहे हैं, तो उन्हें तो भूख भी महसूस नहीं होगी। तो ये आपका ही कर्तव्य बनता है कि टाइम समय से आप देखें और बच्चे को क्या देना है वो उस हिसाब से आप दें। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे बिल्कुल जुटे हुए हैं टीवी और मोबाइल में, या माताएं जुटी हुई हैं, तो बच्चे को कितना खाना हाथ से खिला दिया कौर बना करके, वो भी नहीं ध्यान होता है, और बच्चे को भी ध्यान नहीं होता, वो खाते चले जाते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं, या तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, या इतना खाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उसे महसूस नहीं करते हैं। तो वैसे भी हम बराबर कहते हैं कि जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से महसूस करें और उसको समझे कि हाँ हमारे शरीर में वो लग रहा है। तो बच्चा भी अगर खुशी खुशी खाएगा वो अलग बात है। कुछ और शारीरिक खेल कूद कर लें उसके संग, कुछ किताबें उसको दे सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, कुछ इस तरह से कोशिश करें। जी। और बच्चों के साथ भी खाना सीख जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनके दोस्तों को भी बुला सकते हैं, छोटी छोटी पार्टी रोज कर सकते हैं, छोटे छोटे एक आध दोस्त उनके बुला सकते हैं, और जब पार्टी होगी तो गीत संगीत भी होगा ना। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम, हिजाब टूट गया। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। हुस्न की बहारों में कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से,
कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। ये अदाएं ये शोखियां तौबा, बस खुदा ही खुदा है उस दिल का, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। भाई हमारे साथियों ने लिखा तो था, हमने इसीलिए कहा कि सामान्य तौर पर किसी भी उम्र के बच्चे अगर हैं तो उनके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये हम बता रहे थे। इन्होंने जो लिखा था कि उम्र नहीं बताया, लेकिन इन्होंने लिखा है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब उन्हें खिलाना चाहिए, जैसे कि दूध, दाल, अंडा, बादाम, फल आदि का होना अति आवश्यक है। बच्चों को आहार में वसा युक्त आहार भी देना चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है। और सबसे खास बात यह है कि उसे चॉकलेट और चिप्स नहीं दे, उसे ताज़ी फल देना ठीक रहेगा। उम्र के अनुसार बच्चों के आहार में कितनी कैलोरी और प्रोटीन होनी चाहिए ये उसके उम्र और वजन पर निर्भर करता है। तो बात बिल्कुल सही आपने लिखी है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। लेकिन बात वही है जैसे तुमने बार बार कहा ना संगीता, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, उससे सबसे बाकी सब काम महत्व वाले हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है और इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, है ना? और प्रतीक्षा के पल जो हैं वो क्या खत्म हो गया? नहीं, क्या दिखाने जा रहे हैं हम लोग, क्या सुनाने जा रहे हैं? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि प्रतीक्षा के पल एक एक लम्हा कैसे बीतता है ये तो सखी सहेली कार्यक्रम का इंतजार जो करता है वही बता सकता है। 3 बजने के पहले ही रेडियो मतलब शुरू कर लेते हैं, सारे काम जल्द से जल्द निपटा कर रेडियो के पास आकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से प्रतीक्षा के पल जो हैं कम होते चले जाते हैं। फिर सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होता है, फिर हम अपने विषय बताते हैं और श्रोताओं से बातचीत करते हैं। भाई आप रेडियो के पास बैठ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अपना काम करते हुए रेडियो को उधर ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी प्रतीक्षा का पल सच में बहुत बेचैन करता है। सच में प्रतीक्षा के पल में मन बहुत ही बेचैन हो जाता है। कहीं जाना होता है तो और भी बेचैनी हो जाती है। आज भी याद आता है बचपन में नानी के घर बस से जाते थे तो लगता था कितनी प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, घर आ ही नहीं रहा है। तब उन पल में बहुत ही बेचैनी रहती है। और हाँ, जब घर वापस आते थे तो लगता था घर कितनी जल्दी आ गया। नहीं, ये तो होता ही है कि कहीं अगर घूमने जाना है तो फिर ऐसा लगता है कि भाई अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, बस सामान उठाओ और चलो। और जब लौटते हैं कहीं से तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे समय कट ही नहीं रहा है। तो ऐसा तो होता है। हाँ, नहीं, लेकिन अब आप घर कहीं जाहिर है कि नानी के घर से अगर घर लौटेंगे तो नहीं मन करेगा। लेकिन हाँ, पूरे दिन जब हम घूम फिर के आते हैं संगीता, तब तो अपना घर आने में लगता है कि भाई अब जल्दी से आ जाए, है कि नहीं? ये बात तो है। यात्रा करके लौटो या कहीं और से आओ, पिकनिक वगैरह मना के, तब लगता है भाई अपना घर जल्दी से आए, पैर फैलाएं और बैठ जाएं आराम से, है कि नहीं? तो ये बात होती है कि हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस जगह जाने का। तो अगर हम बहुत इंतजार कर रहे हैं तब लगता है बहुत लंबा रास्ता है और मन भारी रहता है, तब लगता है कि जल्दी से आ गया। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन कुछ इंतजार, कुछ जो प्रतीक्षा के पल होते हैं वो ऐसा लगता है कि भाई जल्दी जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। जैसे जब एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि जितनी दूर एग्जाम चलता जाएगा उतना ऐसा लगता है कि बस परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तो ये समय जल्दी से खत्म होना चाहिए और जल्दी से एग्जाम के पर्चे लिख दें, बस काम खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा और समय हमें मिल जाए पढ़ाई का। कुछ लोग चाहते हैं कि ये तनाव भरा जो पल है वो जल्दी खत्म हो, जल्दी परीक्षा हो, नंबर जो आना है वो देखा जाएगा, वो माता पिता जाने, है कि नहीं? तुरंत हो जाए ये एग्जाम, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर बीच में टल गया
तो फिर से वापस पढ़ना पड़े, फिर से याद करना पड़े। सच बात है। और जो लंबे लंबे गैप होते हैं और फिर लगता है अरे चलते चलते 1.5 महीने तक ये चल रहा है परीक्षा के जो दिन है, तो बहुत भारी हो जाता है। फिर कुछ लोग चाहते हैं कि चलता रहे, तो कुछ अपनी अपनी इच्छा की बात है, अपने समय की बात है। और हमारे साथी ने लिखा है कि प्रतीक्षा के पल हमें हर रोज इंतजार करवाते हैं कि कब 1 बजेगा, कुछ बातें कुछ गीत शुरू होगा, आज की थीम क्या होगी, वैसे ही कब 3 बजेंगे, कब सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होगा, कौन प्रस्तुत करता होंगे, कौन से विषय होंगे। तो भाई हमें भी इंतजार रहता है कब 3 बजे और हम फटाफट अपने ये जो विषयों का पिटारा है ये लेकर आपके पास हाजिर हों। और आज तो संगीता चित्रलेखा भी हम सुनवाएंगे ना साथियों को। जी, आज चित्रलेखा भी सुनवाएंगे और चित्रलेखा की 10वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। और जो प्रतीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं श्रोता रेणु जी, उसका सीधा समय जो होता है वो कामों से भी होता है और जो समय होता है उससे भी होता है। यानी कि कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं जिनमें प्रतीक्षा के पल थोड़े बहुत कम किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं कम किए जा सकते। तो अब गीत सुनवा दें श्रोताओं को। अच्छा ऐसा? हाँ, नहीं, एक छोटा सा संदेश है। प्रतीक्षा चाहे कितनी भी हो, वो एक पल बहुत भारी होता है और हमको तो इस कार्यक्रम की हर दिन प्रतीक्षा होती है और हमें भी गीत का इंतजार रहता है। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है धन शौक उतरते हैं, शर्म रोके है धन शौक उतरते हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। तो भाई संगीता, अब समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का और मिलते हैं इसके बाद। और अब जो प्रतीक्षा के पल हैं हमारे श्रोताओं के वो समाप्त होते हैं। हम सुनवाते हैं चित्रलेखा।
चित्रलेखा। हिंदी के स्वनाम धन्य कथाकार भगवती चरण वर्मा का चमत्कार चित्रलेखा। मानव मन के कुरुक्षेत्र में पाप और पुण्य के चिरंतन युद्ध की कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम सम्राट चंद्रगुप्त के सभागार में थे और यहीं पाटलिपुत्र के सामंत समुदाय को हम चित्रलेखा के नृत्य की प्रतीक्षा में छोड़ आए थे। साक्षात लक्ष्मी रूप में सजी चित्रलेखा प्रांगण के बीचों बीच खड़ी थी और विमोहित समुदाय उसके अनिंद्य रूप को अपलक निहार रहा था। आइए आज पढ़ें इससे आगे। महाराज को अभिवादन करने के बाद चित्रलेखा ने उपस्थित सामंतों की ओर अपनी हंसती हुई दृष्टि डाली। प्रत्येक उपस्थित सामंत को उसकी दृष्टि कृतज्ञ करने के बाद बीजगुप्त पर रुक गई। बीजगुप्त मुस्कुराया। चित्रलेखा के मौन अभिवादन का मौन उत्तर मिल गया। चित्रलेखा ने अब विद्वान मंडली के सामने अपना मस्तक नमाया। जिस समय वो अपनी दृष्टि उस ओर से हटा रही थी, उसने कुमारगिरी को देखा, पर ध्यानावस्थित योगी उस समय किसी दूसरे संसार में था। निराश होकर चित्रलेखा ने उधर से आंखें हटा ली। चित्रलेखा के सुंदर कमल से कोमल पैरों ने घुंघरुओं के साथ सम पर ताल दिया और नृत्य आरंभ हो गया। चित्रलेखा जिस स्थल पर जाती थी, विद्युत की भांति चमक उठती थी। मृदंग का ताल मानो मेघों का गंभीर गर्जन था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध सा कला के सर्वोच्च प्रदर्शन को निरख रहा था। एकाएक कुमारगिरी ने अपने नेत्र खोले। वे उठ खड़े हुए। मंत्री चाणक्य, मैं ईश्वर को जानता हूं और तुम्हें तथा सारी सभा को संतुष्ट करने के लिए इसी स्थल पर ईश्वर को दिखला भी सकता हूं। कुछ लोगों ने कुमारगिरी के ये वाक्य सुने और कुछ ने नहीं। चित्रलेखा ने भी योगी के वाक्य नहीं सुने। वो उस समय नृत्य में व्यस्त थी। महाराज चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और चाणक्य ने सम्राट की ओर। चाणक्य ने उठकर कहा, सामंतगण तथा विद्वानों, योगी कुमारगिरी का दावा है कि वे ईश्वर को जानते हैं और इसी स्थल पर इसी समय सब लोगों को ईश्वर का दर्शन भी करा सकते हैं। महाराज सहमत हैं, अतः थोड़ी देर के लिए नृत्य को स्थगित कर देना ही उचित है। चित्रलेखा ने रुककर क्रोध भरे नेत्रों से चाणक्य की ओर देखा और उससे दुगुने क्रोध के साथ कुमारगिरी की ओर। इसके बाद वो चुपके से एक कोने में जाकर बैठ गई। चाणक्य ने उठकर कहा, योगी कुमारगिरी, हम सब ईश्वर को देखने के लिए प्रस्तुत हैं।
कुमारगिरी ने अपना आसन छोड़ दिया। उनके उठने के साथ सभामंडल में घोर निस्तब्धता छा गई। उठकर वे सभामंडल के बीचों बीच खड़े हो गए। कुछ देर के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने कहा, उपस्थित पंडितों और सामंतों, मेरी ओर देखो। ये सत्य है। लोगों ने देखा कि योगी कुमारगिरी जहां खड़े थे उसी के पास यज्ञ वेदी से एक अग्निशिखा निकली और वो शिखा छत की ओर बढ़ने लगी। उस अग्निशिखा का प्रकाश ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रकाश से कहीं अधिक तीव्र था। छत पर पहुंचकर वो उसको भेद गई और आकाश की ओर बढ़ी। धीरे धीरे वो पतली सी अग्निशिखा आकार में बढ़ने लगी और उसका प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि लोगों के नेत्र उस प्रकाश को न सहन कर सकने के कारण बंद होने लगे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस अग्निशिखा में ताप न था, केवल प्रकाश था। योगी, तुम झूठ बोलते हो। वहां तो कुछ नहीं है। मंत्री, क्या वयोवृद्ध मंत्री सत्य के प्रकाश को नहीं देख सकते? कैसा प्रकाश? वहां तो कुछ नहीं है। मेरी ओर देखो। ये ईश्वर है। इस बार वो अग्निशिखा धुंधली होने लगी और अग्निपुंज में परिणत हो गई। इस अग्निपुंज में लोगों ने अनेक प्राणी देखे जो उसी में एक ओर से निकलते और दूसरी ओर से लोप हो जाते थे। उसी अग्निपुंज में लोगों ने विशाल नगर बनते और नष्ट होते देखे। उन्होंने उसमें पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश देखे। धीरे धीरे वो सब लोप हो गया और वही अग्निपुंज रह गया। मुझे कुछ नहीं दिखलाई देता। योगी, मैं फिर कहता हूं कि तुम झूठ बोलते हो। मैं ये कहूंगा कि तुम झूठ बोलते हो और मेरे इस कथन की साक्षी सारी सभा है। यहां पर उपस्थित सज्जन तुम्हें इसका उत्तर देंगे। लोग चिल्ला उठे, मंत्री झूठ बोलते हैं क्योंकि हमने सत्य और ईश्वर दोनों को देखा है। मर्माहत चाणक्य ने इस बार चंद्रगुप्त की ओर देखा। सम्राट ने भी कहा, मंत्री, कुमारगिरी झूठ नहीं बोलते। हमने सत्य और ईश्वर को देखा है। मेरी आंखों ने आज प्रथम बार मुझको धोखा दिया है। नवयुवक योगी, मैं हारा और तुम जीते। योगी कुमारगिरी ने चलने को पैर उठाए ही थे कि उन्हें नर्तकी चित्रलेखा के शब्द सुनाई दिए। ठहरो, मेरे भ्रम का निवारण अभी नहीं हुआ। योगी, तुमने जो कुछ दिखलाया था वो मैंने नहीं देखा। नर्तकी की आंखें योगी की आंखों से मिल गईं। योगी की आंखों में विश्वास का तेज था और तपस्या का बल, और नर्तकी की आंखों में उल्लास की चमक और अविश्वास की आभा थी। मंत्री चाणक्य को सब लोग झूठा ठहरा सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं तुमसे सत्य तथा ईश्वर की दुहाई देकर पूछती हूं कि क्या वास्तव में तुमने भी सत्य और ईश्वर के उस स्वरूप को देखा है
जिसको तुमने सारी सभा को दिखलाया है? नहीं। क्या ये ठीक है कि तुमने अपनी आत्मशक्ति से सारे जनमंडल को प्रभावित करके अपनी कल्पना द्वारा निर्मित सत्य तथा ईश्वर का रूप दिखलाया है? झूठ मत बोलना। मैं सत्य तथा ईश्वर की दुहाई देकर तुमसे यह प्रश्न पूछ रही हूं। ठीक कहती हो। क्या यह भी ठीक है कि जिन लोगों की आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि वे तुम्हारी आत्मशक्ति से प्रभावित नहीं हो सके, उन लोगों को तुम अपनी कल्पना जनित चीजें नहीं दिखला सके? चित्रलेखा के प्रश्नों ने योगी कुमार गिरी के चमत्कार को पानी पर लिखे अक्षरों की भांति मिटा दिया। आत्मशक्ति के प्रयोग से समुदाय को सम्मोहित करने वाला योगी सम्राट की सभा में जैसे निर्वसन हो गया। कुमारगिरी ने ऐसी पराजय की कल्पना तक नहीं की थी, किंतु अभिमानी योगी को चित्रलेखा के प्रश्नजाल में फंसकर आत्मग्लानि हुई या उसमें अहंकार जागा। कथा के इस चमत्कारी मोड़ से हम गुजरेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में महामंत्री चाणक्य बने थे प्रदीप शुक्ल। योगी कुमारगिरी का रूप धरा सुधीर पांडे ने। सम्राट चंद्रगुप्त की भूमिका में थे आनंद सिंह और चित्रलेखा को साकार किया दिशी दुग्गल ने। सूत्रधार का दायित्व निभा रहे हैं हरीश भिमानी। उपन्यास चित्रलेखा की रेडियो प्रस्तुति के सहायक हैं राजेश मलिक। इस परिकल्पना को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब अगली कड़ी में भेंट होगी, तब तक रेणु बंसल का नमस्कार। तो भाई ये चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा का कालजयी उपन्यास और उसका ये पठन हमने सुना, और ये बताते हुए अच्छा लगता है संगीता कि ये पहला कहना चाहिए कि ऑडियो बुक है। है ना। जो यहाँ पर इसका निर्माण किया गया। और यहीं पर एक बात और कहना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम और ट्विटर आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिस पर कि विविध भारती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथी वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी देखें कि कौन कौन से पोस्ट हम कर रहे हैं और उसे भी सब्सक्राइब कर लें। जी बिल्कुल। और हम इस बात पे गीत सुनवा देते हैं।
कितना भी कहा जाए जाने ना दूंगी, लेकिन जब समय आ जाता है तो इंसान को जाना ही पड़ता है ना। तो जैसे कि आने वाले के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही जाने वाला खुद भी प्रतीक्षा करता है, और कभी कभी जिसके घर आते हैं उसको भी इंतजार रहता है कि ये कब जाए, है ना। तो प्रतीक्षा तो है, बहुत सारा होता है। वैसे देखा जाए तो चलती रहती, जीवन पर्यंत चलता है, और दूसरा ये कि नहीं, एक के बाद एक ही चलती रहती हाँ, है। लेकिन आमतौर पर अगर हम प्रतीक्षा की बात करते हैं जैसे ही ना, तो बस ट्रेन का ही दृश्य आता है सामने, उसी का चित्र आता है कि बस ट्रेन पकड़ना है और हम इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन नहीं आ रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और कहीं देर से आने की सूचना हो गई तब तो और बस हो गया काम। तो ऐसे ही होता है कि ट्रेन की हम इंतजार की बात करें, या फसलों के पकने का भी इंतजार किसानों को रहता है। हमारे किसान भाइयों को इतनी मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में खून पसीना एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि कब ये पके, बड़ी हो, और फिर कैसे बिके और कैसे घर में पैसा आए। ऐसे ही बड़े होकर सब सपने साकार होने की प्रतीक्षा होती है कि कैसे हमारे सब सपने साकार हों। लेकिन सपने तो बचपन में ही ज्यादा देखे जाते हैं ना। हाँ, बचपन में सपने देखते हैं, बड़े होकर उसको साकार करते हैं। हाँ, लेकिन एक नहीं साकार हुआ तो फिर गुस्सा भी आती है इसलिए सपने नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक प्रतीक्षा और बड़ी जबरदस्त होती है, वो होती है बड़े होने की। हाँ, जब बच्चे होते हैं तब बड़े होने की बड़ी प्रतीक्षा रहती थी कि कैसे बड़े हो जाएं और ये स्कूल वाला मामला जो है वो छूट जाए बस किसी तरह से। और खास तौर से ये भी प्रतीक्षा थी कि कब कक्षा 8 के बाद 9 में पहुंचे और केवल 5 विषय पढ़ना रहता था। तो ऐसे लगता था कि कैसे केवल 5 विषय, फिर हम अगर आ गए बीए में तो 3, और एमए में बस 1 विषय। क्या बात है, ये लोग तो बिल्कुल राजा हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजों की प्रतीक्षा रहती थी कि कैसे बड़े हो जाए, कैसे अगर छोटे बाल हैं तो कैसे लंबे से बाल हो जाए, 2 चोटी हो जाए, है ना। तो प्रतीक्षा तो बहुत तरह की होती है। हाँ, बिल्कुल। और उसका तो कोई कह सकते कि अंत है ही नहीं है, बिल्कुल। और उससे मिली खुशियों का भी कोई अंत नहीं है। जब पूरी हो जाए तो तमाम खुशी भी मिल जाती है, बिल्कुल। और इसे मतलब बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि घड़ियां बेहद लंबी हो जाती हैं प्रतीक्षा की। किसी को हम इंतजार मतलब किसी को हम इजहार न करें, पर दिल ही दिल में इंतजार होता है। चाहे वो कोई प्रियजन का आना हो, सुखद समाचार हो, कोई तोहफा हो, कोई संदेश हो, कोई वीडियो कॉल हो, कोई चिट्ठी हो, किसी के प्यार भरे बोल हो, किसी की मनोहार हो, तो सारी चीजों की प्रतीक्षा रहती है। और हमारे साथी ने इसीलिए लिखा है कि मेरा रेडियो काम के साथ साथ चलता रहता है और एक के बाद एक कार्यक्रम की प्रतीक्षा बनी ही रहती है। आज के कार्यक्रम समाप्त होते ही कल के कार्यक्रम की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन एक हमारा विषय अभी है जिसकी प्रतीक्षा हमारे श्रोता भी कर रहे हैं। हाँ, हमें बताना है रेणु जी कि घरेलू फेस वॉश किस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ, क्या बात है, क्योंकि सौंदर्य पर भी तो ध्यान देना है। मतलब प्रतीक्षा ऐसा, और ये तो तुमने बताया ही नहीं कि जब प्रतीक्षा जो होती है, पहले तो परीक्षा की होती है, लेकिन परीक्षा के बाद परिणाम आने की भी बड़ी प्रतीक्षा होती है। अगर परीक्षा अच्छी हुई है तो, अगर खराब हुई है तो लगता है कि इस बार कुछ कैंसिल हो जाए और रिजल्ट ना आए, है ना। तो कैसे कैसे हम इंतजार करते हैं अपने ढंग से। लेकिन फेस वॉश बनाने वाली जो बात है वो घरेलू हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आमतौर पर कहते हैं कि चेहरा जो है हमारा बहुत ही कोमल होता है, तो बेहतर है कि इस पर साबुन का प्रयोग न किया जाए, है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि उससे बहुत रूखापन ज्यादा आ जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग से केमिकल होते हैं तो जो असर करते हैं। और अगर त्वचा इस तरह की है कि भाई, और वैसे तो देखिए अब मेघ भी थोड़े थोड़े गरजने लगे हैं, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी तो साबुन लगाना भी हो रही है। हाँ बिल्कुल, साबुन लगाना नहीं लगाना नहीं लगाना है। तो फिर क्या लगाएं? मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस मौसम में ऐसा होता है कि त्वचा थोड़ी सी तेली लगती है, तो फेस वॉश का अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मास्क भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई चलिए जो ऑयली पना है उसमें तेली सी चीज जो है वो हम हटा लें उसको। लेकिन फेस मास्क कई बार सुंदरता के चक्कर में बहुत सारे लोग लगता है कि थोड़ा ज्यादा समय तक लगा लें भाई, है ना। तो ऐसा क्या लगाएं? साबुन नहीं लगाना है तो हाँ, तो जो बाजार वाले चीजें हैं, कई बार फेस वॉश जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बाजार से भी लाते हैं, लेकिन कच्चा दूध क्लिंजर की तरह काम करता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 4-5 बड़े चम्मच दूध अगर लें और 1 चम्मच उसमें शहद मिला दें, थोड़ी सी चेहरे पर मसाज करें और फिर ठंडे पानी से धो दें, तो ये भी एक तरह से फेस वॉश का ही काम करता है। और देखने में ये भी लगेगा कि भाई चेहरा थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा अच्छा साफ हुआ
हुआ है, साफ हो गया और उसके साथ साथ मुलायमियत बनी रहेगी, क्योंकि जो दूध में चिकनाई होती है वो अपना असर दिखाती है, टैनिंग भी निकल जाती है। जी हाँ, तो इस तरह से सफाई भी हो जाती है और उसके साथ साथ ग्लो भी आ जाता है, कांति बन जाती है। तो कच्चा दूध बहुत फायदेमंद है। वहीं अगर आपको लगता है कि ज्यादा तैलीय लग रही है तो कच्चे दूध में भी आप बेसन मिला सकते हैं, और बेसन जो है थोड़ा ड्राई होता है, सूखा होता है, तो जो तैलीयपन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अपने त्वचा के हिसाब से आप उसमें प्रयोग में ला सकते हैं बेसन, और नहीं तो केवल बेसन से भी आप अपना चेहरा धो लेंगे तो जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो स्क्रब का ही एक तरह से काम कर देता है। साबुन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, और जो भी नारियल का तेल तो सभी के घर होता है, तो उससे भी थोड़ी मालिश कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है तो उससे भी कर सकते हैं। बादाम हम तो नहीं रखते नारियल का तेल ना, नहीं तो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है जो अपने चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हल्की मालिश करें अगर, और गुनगुने पानी से धोएं तो भी चेहरा साफ होता है। लेकिन एक बात जो है वो बहुत जरूरी है कि रात में जब हम सोते हैं तो उससे पहले थोड़ा चेहरा धो लें, साफ कर लें, जिस तरह से कि हम पैर हाथ धोते, तो थोड़ी नींद भी अच्छी आती है और चेहरा भी सुबह और कांति नजर आती है उसमें। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है कि अक्सर हम क्या होता है, जब घर से निकलने लगते हैं तब हम कुछ न कुछ क्रीम आदि या तेल आदि लगा लेते हैं। तो बेहतर यह है कि जैसे तुमने रात की बात की, तो रात को चेहरा साफ करें और तब जो भी आपको चिकनाई लगानी है तब लगाकर सोएं। क्योंकि जब हम कुछ इस तरह से कुछ चिकना पदार्थ लगाकर निकलते हैं चेहरे पर, तो धूल के कण उसमें चिपक जाते हैं, तो जो कि गड़बड़ी पैदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उनके जो रोम छिद्र हैं उनको बंद कर देते हैं, दूसरा गंदगी को आकर्षित करते हैं, चिपका लेते हैं। तो बेहतर है कि आप जब चेहरा साफ करें किसी भी चीज़ से, जो भी हम लोगों ने घरेलू चीज़ें बताई, 2 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी आप अपने चेहरे पर मसाज करके इसको साफ कर सकते हैं। तो ये सब करके आप निकलें, लेकिन कुछ भी चिकनाई लगाकर चेहरे पर न निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तभी हम गीत सुनवाएंगे जब आप चेहरा साफ करके घर से निकलेंगे।
तो भाई इसी के संग आज का सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की हम आपसे अनुमति चाहते हैं, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।